प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। अब से कुछ देर पहले नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने और साथ में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने एक प्रेस ब्रीफिंग दी है, जिसमें बताया गया कि भारत ने किस तरह से एक और शर्मनाक हरकत की है। बौखलाहट के बाद जब उसके राफेल तैयारे गिराए गए, उसको हजीमत का सामना करना पड़ा, उसने बौखलाहट में एक और शर्मनाक हरकत ये की कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की तरफ ड्रोन भेजे और ये ड्रोन जो है वो न्यूट्रलाइज किए गए कामयाबी के साथ। 29 ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। ये फिगर पहले 25 का बताया गया सुबह और अभी अपडेट किया गया है DGISPR की तरफ से कि 29 ड्रोन्स को मार गिराया गया है। अब भारत ये क्यों कर रहा है और किस तरह से झूठ का एक बाजार भी साथ साथ उसने गर्म कर रखा है। दूसरी बात, अभी इस प्रेस ब्रीफिंग में ये भी बताई गई है कि भारत ने जो दावा किया कि 15 मकामात पर पाकिस्तान की जानिब से रात को हमला किया गया भारतीय शहरों पर, जिसे नाकाम बना दिया गया और फिर उन्होंने वो टुकड़े भी दिखाए जो खेतों में गिरे हैं पाकिस्तान की तरफ से फायर किए जाने वाले मिसाइल्स के। भारत के मुताबिक उस पर DGISPR ने कहा कि ये बॉलीवुड का स्क्रिप्ट है, कम से कम खेतों में आग लगती अगर गिराया गया होता और प्रोटेक्शन तो ठीक की जानी चाहिए थी। और इसके अलावा जो पाकिस्तान के ऊपर ये सवाल किया जा रहा है, जाहिर है बार बार हुकूमत से भी सवाल किया जा रहा है कि पाकिस्तान का क्या प्लान है भारत के उन हमलों के जवाब में। तो आज भी वज़रा की तरफ से बार बार ये यकीन दहानी कराई गई है, बताया गया है कि हर हाल में भारत को जवाब दिया जाएगा, लेकिन वक्त और जगह का तयन हम खुद करेंगे, अपने प्लान के मुताबिक करेंगे, भारत की फरमाइश पर नहीं करेंगे। और भारत का ये दावा बिल्कुल गलत और झूठ है। इस पर DG ने कहा कि आपको हंसना चाहिए जो उन्होंने कहा कि 15 मकामात पर पाकिस्तान ने हमला किया और उसको नाकाम बना दिया गया। ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ अख्तर काज़मी साहब मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया काज़मी साहब, खुश आमदीद। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तजज़ियाकार हैं। जनरल साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। और एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आबिद राव साहब हमें ज्वाइन करेंगे। जो सूरत हाल पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान में हुई, उसमें खौफो हिरास तो फैला, पैनिक सिचुएशन भी रही, लेकिन बहरहाल अभी हमें बताया गया है कि इसहाक़ डार साहब ने बताया कि कौम को घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान आपने नहीं होना क्योंकि आपकी हिफाजत मजबूत हाथों में। सुनिए इसहाक़ डार साहब ने क्या कहा। जिस बहादुरी के साथ पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने इंडिया के 5 फाइटर जेट्स को गिराया, 2 UAVs को गिराया, वो शायद इंडिया में हजम नहीं हो सका। आज एक पॉलिटिकल बेस्ड एंड मोटिवेटेड स्टेटमेंट इशू की कि कल रात पाकिस्तान ने मुख्तलिफ इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशन और मिलिट्री जगह के ऊपर अटैक किया। इट्स अ बिग लाई, बहुत बड़ा झूठ है। गालबन अपनी खिफत मिटाने के लिए जो उनके साथ हुआ 6 और 7 की दरमियानी रात को, ये एक कॉन्कॉक्टेड स्टोरी बनाई गई कि पाकिस्तान ने कल रात फिर इंडिया के अंदर एक किस्म के अटैक्स किए हैं इन वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, और उसके नतीजे में आज जो कुछ हुआ है उसके नतीजे में हम कर रहे हैं। व्हाट अ शेम। मेरे बहादुर बहन भाइयों पाकिस्तानियों, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी आर्म फोर्सेज आर फुली अलर्ट, बी ब्रेव, खुश रहें, दुआ करें, अल्लाह पे भरोसा रखें, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान विल बी विक्टोरियस अगेन। किसी किस्म की एडवेंचरिज्म उसको उसका भरपूर उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल झूठ है जो भारत ने कहा है, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा भारत की तरफ से किसी भी जारियत का, और भारत मुसलसल जारियत कर रहा है। रात भर भी उसने पैनिक फैलाए रखा पाकिस्तान में और दिन में भी ड्रोन भेजे जिसको न्यूट्रलाइज किया गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने क्या कहा है अपनी ब्रीफिंग में, ज़रा ये भी देख लीजिए। जो एक इंडिया में एक हाइप क्रिएट की हुई है उन्होंने, कल से 15 लोकेशंस पे पाकिस्तान ने अटैक किया। ये जो 15 लोकेशंस पे वो जो कह रहे हैं अटैक किया है, इट इज़ सच ए फंटास्टिक एंड कुक्ड अप स्टोरी कि यू कैन जस्ट लाफ अबाउट इट। Is the Indian government and the armed forces, are they living in 18th century or 21st century? Because in 21st century, every projectile leaves a digital trace and signature. When this Indian government is going to transit from the theatrics and cinema to the actual world in which we are living, ये कब होगा? ये जो मुख्तलिफ जगहों पे वो दिखा रहे हैं कि जी ये प्रोजेक्टाइल्स जो पाकिस्तान ने भेजे, मिसाइल्स भेजे, और वो इस फील्ड्स में आके देखें यहाँ लगे हैं, कम से कम इसको आगे लगा देते थोड़ी सी रियलिटी देने के लिए। पता नहीं किस चीज़ की उठा के ये पिक्चर्स इन्होंने कहाँ से उठा के ये बनाई हैं। अगर इतना ही शानदार आपका सिस्टम है तो ये 2 दिन पुरानी बात है, 6-7 की रात आप अपने टाइम और प्लेस ऑफ चूजिंग पे आए थे।
आए थे ना, आपने अपना पूरा एयर डिफेंस लगाया हुआ था ना, आपको पता था कि जब आप हमला करेंगे तो जवाब आएगा। तो ये 5 आपके जहाज कैसे गिर गए? फिर आपके मुल्क में तो जो चीज आती है आप तो उसको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। ये ड्रामा कम करने, इससे जो मकासद हासिल करने हैं अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, पता नहीं किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, उसको बराए मेहरबानी उससे इज्तनाब करें। ये जो वॉर हिस्टेरिया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे थोड़ा सा ख्याल रखें, इससे इज्तनाब करें। और ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये उनको भी अच्छी तरह पता है कि जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। द होल वर्ल्ड विल कम टू नो। अतर काज़मी साहब, दोनों ममालिक के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं उनके दरमियान रब्ता भी हुआ है। चीज़ें कहाँ किस तरफ जा रही हैं? एस्केलेशन अभी हो रही है या चीज़ें थोड़ी काम डाउन हो रही हैं? क्या हो रहा है? नहीं, देखें, काम डाउन तो नहीं हो रही। इस वक्त पाकिस्तान का मुकाबला सिर्फ इंडिया के साथ नहीं है। अब चीज़ें आगे किस तरफ जा रही हैं? देखिए, इस वक्त लगता ऐसे है कि चीज़ों को किस तरफ लेके जाना है वो भारत के हाथ में है। पहले भी उन्होंने ये शरारत की, पाकिस्तान के अंदर आके अटैक किया और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया। अब दोबारा ये ड्रोन्स का जो सारा मामला हुआ, जहाँ पे आबादी है उधर ड्रोन्स हमले किए गए, उधर ड्रोन्स फेंके गए, तो एक तरह से बहुत बड़ा ये स्टेप है। ये कोई छोटी बात नहीं कि इसको आप इतनी आसानी से डाइजेस्ट कर लें कि आपके चकवाल तक, पिंडी तक, अटक तक, हर जगह तक उन्होंने ड्रोन्स भेजे। तो मेरे ख्याल में चीज़ें तो अनफॉर्चुनेटली उस तरफ जा रही हैं कि जहाँ पे वन मोर इंसिडेंट कुड लीड टू एक बड़ी जंग की तरफ। लेकिन इंडिया एक बड़ा मुल्क है, उसको थोड़ी सी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। जहाँ तक ये ताल्लुक है कि अगर वो इसी तरह करते रहे तो क्या दे विल गेट अवे विद इट? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अगर मुझे कहीं पे कोई कमी नजर आती है तो वो मुझे पॉलिटिकल रिस्पांस में कमी नजर आती है। पाकिस्तान का एक एक जवान वो पाकिस्तानी कौम का मान है और सबको पता है कि वो, उसमें किसी को कोई शक नहीं, पाकिस्तान के किसी बच्चे को भी शक नहीं है कि अगर भारत कोई ऐसी हरकत करेगा तो आगे से जो हमारी आर्म्ड पॉलिटिकल फोर्सेस हैं। रिस्पॉन्स में आपको कैसे कमी नजर आ रही है? प्राइम मिनिस्टर ने कल रात खिताब किया, अभी जो नायब वज़ीर आज़म हैं उन्होंने ब्रीफ किया है, फिर तमाम वज़रा, वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात ये लगे हुए हैं, कौमी असम्बली में भी खिताबात कर रहे हैं। कैसे आपको कमी नजर आ रही है? देखिए, आपको इनिशिएटिव लेना पड़ता है, इनिशिएटिव सीज करना पड़ता है। जब 2019 में भारत ने किया, उसके बाद हमने इनिशिएटिव सीज कर लिया। हम लोगों ने किया, हमने उनको स्ट्रेटेजिक एक तरह से मैसेजिंग भी कर दी, उनके टारगेट्स लॉक करके साइड पे बम मार दिए, फिर उनका जहाज भी गिरा दिया, उनका पायलट भी पकड़ लिया, और उसके बाद भी उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो दोबारा पाकिस्तान पे हमला कर सके। अब वो यहाँ पे आते हैं, उन्होंने यहाँ पे 24 मिसाइल मारे, हमारे अफसरान को, सॉरी, हमारे शहरियों को शहीद किया गया, हमारी मसाजिद को शहीद किया गया, मुकद्दस जो किताब है उसको शहीद किया गया, और 24 मिसाइल मार के शहरियों को शहीद करके वो पाकिस्तान ने उस वक्त एक्शन तो किया। लेकिन क्या उस वक्त पाकिस्तान उनको स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के मुताबिक या कोई मैसेजिंग के मुताबिक उनको आगे से 2-4 मिसाइल इधर से भी जाने चाहिए थे ना? वो ये पॉलिटिकल डिसीजंस हैं। जो ग्राउंड पे जवान खड़ा उसने तो आगे से मुकाबला किया और उनका राफेल भी गिरा दिया, सब कुछ। लेकिन जो बड़ा जवाब देना है वो तो सियासी क़यादत बैठेगी, वो कहेगी कि यार सही है, और उस पर वो कह रहे हैं कि हमने फोर्सेस को इख्तियार दे दिया है कि वो रिस्पॉन्स करें, उसका टाइम का तयन वो खुद करें। अभी ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें ये फैसला भी कर लिया गया। लेकिन इसमें जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, ये जो सवाल है कि आज सारा दिन पूछा जाता रहा कि ये ड्रोन जो हैं वो रावलपिंडी तक और मुख्तलिफ शहरों तक कैसे पहुंच गए, चकवाल तक कैसे आ गए, तो उसका जवाब अभी DGISPR ने दिया है और उन्होंने कहा कि हर प्रोजेक्टाइल जो है उस पर हमारी नज़र होती है, वो हमारी मशीन की के जो है वो अपना इमेज उस पर छोड़ता है, हम देख रहे होते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि इसको कैसे न्यूट्रलाइज करना है, कहाँ करना है, किस हथियार के साथ करना है और कैसे करना है। तो ये मेरा ख्याल है जवाब है उन लोगों का कि जो ज़हनों में सवाल था। आप कैसे इस सिचुएशन को देख रहे हैं, ख़ास तौर पर ये ड्रोन्स जो भारत ने मारे हैं, इसका क्या मकसद हो सकता है? देखिए, दो चीजें एक तो पहले आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि हम बार बार कहते हैं बुज़दिल दुश्मन है, अहमक दुश्मन है। दुश्मन ना तो कभी बुज़दिल होता है ना ही अहमक होता है, मकार जरूर होता है। मकार होना उसका हक है, हम भी उतनी मकारी दिखाना चाहिए हमें। दूसरा ये कि भारत एक मकसद के तहत सब कुछ किया उसने पाकिस्तान की इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस की है जी। इसके बारे में मैंने अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप से बात नहीं सुनी। उन्हें सिर्फ इतना कहा कि हमला किया है, यह हमला किया है, लेकिन सिग्निफिकेंस जो है, जो आपकी जो इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस की है, इसलिए सिग्निफिकेंस पे मैं अपने प्राइम मिनिस्टर से बात सुनना चाहता हूँ। मैं प्राइम मिनिस्टर की ये बात सुनकर ये हैरान हुआ कि उसने कहा ये हमारे पास हम लॉक थे दुश्मन के तैयारे, लेकिन हमने रिस्ट्रेन किया। दुश्मन हम पे हमला कर रहा है, हम इसे रिस्ट्रेन शो कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? क्यों हो रहा है ये सारा? देखिए, ये सारा कुछ है ना, इट एड्स अप टू समथिंग।
भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके ये आपके गले में तोक डाल दिया कि इसको आपने इसको कैसे जॉब करनी है। बाकी डेफिनेटली आप एयरफोर्स और लैंड फोर्सेज दे हैव डन आउटस्टैंडिंग जॉब 6-7 की आज, इसमें कोई शक नहीं है। और ये इसमें कोई शक नहीं है कि अराउंड द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान की फौजों ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अपना कमाल कर दिखाया है। एयर मार्शल साहब, आबिद राव साहब, कैसे आप देख रहे हैं ये जो मामला ड्रोन्स का है? आपके ख्याल में क्यों भेजे गए हैं? क्या वो चाहता है? कोई मैसेजिंग कर रहा है, पैनिक क्रिएट करना चाहता है? क्या वो यहाँ पर ड्रोन्स के जरिए से हथियार यानी हमला करना चाहता है? कि क्या आप इसको रीड कैसे करते हैं? डेफिनेटली देखिए, अब जो नई वॉरफेयर है उसमें ये ड्रोन्स आर पार्ट ऑफ द एमुनिशन दैट यू यूज। इसमें इसकी अगर आप देखें 23 किलो का इसका वॉरहेड है, ये जो हमने लाहौर में गिराया है ये, और डिफरेंट शहरों में गिरे हैं। इसकी 400 किलोमीटर की स्पीड है। इसका रेडार क्रॉस सेक्शन जो इसका साइज है, इन वेरी सिंपल वर्ड, RCS मीन्स कि एक मोटा आदमी आपको दूर से नजर आता है, एक बहुत पतला बहुत या छोटा बहुत नजदीक आने पे नजर आएगा। तो ये रेडार पे नहीं आता आपके, लो लेवल उड़ता है। 9 घंटे की ड्यूरेंस है, 1000 मील की इसकी रेंज है कहने, और 23 किलोमीटर जो केजी इसका वॉरहेड है। इट्स ए वेरी पोटेंट काइंड ऑफ ए थिंग। इसको इजराइल ने, लेकिन सर डीजी ने तो ये कहा है अभी प्रेस ब्रीफिंग में कि छोटे से छोटी चीज भी हमारे रडार पे नजर आती है, वो अपना इमेज छोड़ता है, हम उसको ट्रेस कर रहे हैं, देख रहे थे। ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड होते हैं, आप इनकी फ्रीक्वेंसी स्कैन करके डिटेक्ट करते हैं, फिर उसको अगर आप जैम कर दें ये वहीं गिर जाता है। तो ये इजराइल ने तो ये हाल किया है। और ये अगर आप 2019 का भी देखें तो आपको वो जो बॉम्ब्स इंडियन मिराज 2000 फेंक के गए थे वो इजराइल ओरिजिन के थे, बिकॉज दे आर वेरी अहेड इन दिस टेक्नोलॉजी। और उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी भी इनको दी है कि जो कश्मीरी हैं इनको दुरुस्त करने का सिर्फ तरीका है कि आप बेइंतहा रूथलेस हो जाएं और जुल्म ऐसा करें कि बच्चे को ना देखें, औरत को ना देखें, बूढ़े को ना देखें। तो ये किसी को भी मिलिटेंसी के नाम पे इंडियन मोदी वो कर रहा है। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि उसकी कौम, उसकी फौज उस बयानिए को प्रैक्टिकल शक्ल में नहीं ढाल सकती, इसलिए वो हर दफ़ा फेल हो जाते हैं। वो उनकी फौज पिट जाती है, उनकी नेवी हिमाकत कर जाती है, एयरफोर्स का आपने हाल परसों देख लिया। कहने का मकसद ये है कि दीज आर द टूल्स सप्लाइड बाय इजराइल, और इजराइल भी इनकी बैक पे खड़ा है, अमेरिका भी इनकी बैक पे खड़ा है। हम वाकई, मैं जल्द की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि दुश्मन बुज़दिल है, रात के अंधेरे में आया। भाई वो कोई रिश्ता लेके आ रहा है जो आपको बता के आएगा मैं 4 बजे आऊंगा या सुबह आऊंगा, और वो चूज करेगा। रात के अंधेरे में उसको सूट करता है, बिकॉज दूसरी कौम ज्यादातर सोई होती है। इट्स अ सरप्राइज फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। सिवाय ड्यूटी पे होने के, आप किसी अस्पताल में रात को 2 बजे चले जाए, सिवाय इमरजेंसी स्टाफ के बाकी डॉक्टर्स नहीं होते। तो ये एक मुरव्वजा एक तरीका है। लेकिन हमारा हर वजीर खड़ा होकर कह रहा है कि दुश्मन के बुज़दिलाना और रात के अंधेरे में आए और चोर रात को आते हैं, तो जो अटैक करने आपको आ रहा है वो भी चोर है, वो आपके घर का बंदा नहीं है। तो इसलिए इन चीज़ों से आगे हो गए। दूसरी, जैसे जान साहब ने कहा कि मुझे ये बताएं, इस गवर्नमेंट ने नेशन बिल्डिंग के लिए क्या किया है? हैव दे प्रिपेयर्ड दिस नेशन फॉर वॉर? कि आप वॉर के लिए छोड़ दें, आपको इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए ऑस्टेरिटी अडॉप्ट करनी। अभी 15 दिन पहले इन्होंने अपनी तनख्वाहें 1 जनवरी से 140% बढ़ा दी हैं। आई मीन व्हाट फॉर? कौम को सादगी का दर्श दे, और लेकिन अपनी तनख्वाहें बढ़ाने में। तो ये नेशन बिल्डिंग का एक हिस्सा है। सही है सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका ये वाला पॉइंट भी है। अता तारर साहब ने आज कौमी असेंबली में खिताब करते हुए कहा कि जो राफेल गिरे हैं, ये राफेल नहीं गिरे हैं, ये भारतीय कौम का मोराल गिरा है। सुनिए जरा क्या कहा अता तारर साहब ने। ये जो तैयारे गिरे हैं, ये सिर्फ तैयारे नहीं गिरे, ये पूरी भारतीय कौम का गरूर गिरा है, भारतीय कौम का मोराल गिरा है इन जहाजों के साथ। राफेल कंपनी वाले भी पूछते होंगे इनसे कि तुमने तो हमारी भी रेपुटेशन खराब कर दी। आप देख रहे हैं उनके शेयर्स नीचे गिरे हैं, जो मैं ऑब्जर्व करता रहा हूं। और पिछली दफा तो हमने यहाँ पे फैंटास्टिक टी पिलाई थी, अभी भी टी तैयार थी यहाँ पे। फैंटास्टिक टी वाज रेडी, क्योंकि इस दफा दुश्मन भाग गया तो टी की हमने इस दफा होम डिलीवरी की है। अब इसमें अता काज़मी साहब, सारी चीज़ों में एक तशवीश की बात बहरहाल है
कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जंग के मामलात में उलझकर हमने जो असल इशू है इंडस वाटर ट्रीटी का उसको भूल गए हैं या वो कहीं नीचे दब गया है? क्योंकि जाहिर है भारत की एक स्ट्रैटेजी ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान को ड्रोन्स में उलझाए, तैयारों में उलझाए, मिसाइल हमलों में उलझा ले और ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है उस पर पाकिस्तान आवाज़ बुलंद ना कर सके। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि इस पर लगातार आवाज़ उठती रहे? नहीं, वो तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए ना, पहले तो पाकिस्तान से यहाँ कुछ सहाफ़ी इस तरह की खबरें भी देते रहे कि वहाँ पे डैम्स को उड़ा दिया जाएगा। अगर डैम्स बनाएंगे तो वो तो अभी तक तो हम अपोजिट देख रहे हैं कि ना सिर्फ उसने इंडस वाटर ट्रीटी को एक तरह से मुअत्तल किया है जो आलमी क़वानीन की भी खिलाफ वर्जी नीलम झेलम पे भी, उल्टा फिर वो इंटरनेशनल बॉर्डर का जो बार बार पाकिस्तान का वायलेट कर रहे हैं, पाकिस्तान की सरजमीन में आ रहे हैं। और जो अभी अब्दुल्ला गुल साहब ने फरमाया, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, यहाँ पे जो कुछ लोग बैठ के जमा खर्च कर रहे हैं कि जनाब उनके $400 का नुकसान हो गया, $800 का, नहीं जी, ये पाकिस्तान की सलामती का मसला है, पाकिस्तान की इज्जत गैरत का, अहमियत का मसला है कि वो रोज इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान का वायलेट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी वाले मसले को भी उठाना चाहिए और एक रोबस्ट सियासी हमें लेना चाहिए, एक रोबस्ट सियासी पोस्चर और रोबस्ट सियासी जवाब हमें देना है। जो आपको फिर मिलिट्री जो लीडरशिप है वो भी आपके साथ है, आपने उनको भी गाइड करना है। इसके एंड ऑफ द डे मुल्क के वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने ये फैसले करने हैं ना। ये जो वज़ीर दिफा हैं वो जिस तरह उनका एटीट्यूड है, वो सारी चीजें सामने। हम इस वक्त हालते जंग में हैं, हमारे शहरों में जो है इंडिया बारिश की तरह ड्रोन्स फेंक रहा है, तो इस मौके के ऊपर क्या हमारा एटीट्यूड ये होना चाहिए? क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? मुख्तलिफ तजावीज़ हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा बिठा दिया जाए, ज़्यादा यकजहती कौम के अंदर नजर आनी चाहिए पॉलिटिकल लीडरशिप में। क्या तजावीज़ क्या है आपकी, क्या हो सकता है? यही तजावीज़ है ना जी कि पूरी कौम का एक मैसेज जाना चाहिए ना। आज आपने किसको रोका? आपने सिर्फ अली अमीन को रोका, शाहिद खट्टक को रोका, सोहेल अफरीदी को रोका, खान साहब की मुलाकात रोक दी। हुकूमत की आप संजीदगी देखें ना, जो मैं पॉलिटिकल रिस्पांस की बात कर रहा हूं ना, आप इस मौके के ऊपर क्या आपने सियासी चीजों पे तवज्जो देनी है या आपने एक पॉलिटिकल मैसेज यहां से भेजना है और कौम को इकट्ठा करना है? तो अनफॉर्चुनेटली वो जो विजडम होता है, जो पॉलिटिकल विजडम है, वो नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल सही है। इसमें पाकिस्तान का रिस्पांस अब क्या होना चाहिए? आबिद राव साहब, आपकी क्या राय है? क्या रिस्पांस पाकिस्तान की तरफ से हो सकता है? मसलन आज मैं एक डिप्लोमेट को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि नीलम झेलम पर उन्होंने अगर मिसाइल मारा है तो हमें बगलिहार डैम पे मिसाइल मार देना चाहिए। क्या ये पॉसिबिलिटीज में से एक चीज है? ये पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान ने कहा कि हम सिविलियंस पर अटैक नहीं करेंगे, खवातीन पर हमला नहीं करेंगे, स्कूल्स को, अस्पतालों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो फिर क्या चीजें पाकिस्तान का टारगेट हो सकती हैं? रिस्पॉन्स कितना कैसा हो कि जो इफेक्टिव भी हो? मुझे आप 2 मिनट दे दीजिए। देखिए, ये बड़ा अच्छा एक मौका मिला है। कश्मीर को हम भूल गए थे। कश्मीर सिर्फ 5 फरवरी को याद आती थी इस कौम को, इस कौम की लीडरशिप को, इस कौम के अवाम को, या जुमे के खुतबात में जहाँ फ़लस्तीन की दुआ सन 47 मांगी जा रही है, वही कश्मीर की हो गई थी। अब अगर गवर्नमेंट चाहती है कि कश्मीर का इशू अब रिसर्च किया है एज फ्लैश पॉइंट ऑफ न्यूक्लियर पावर्स, तो ये बेहतरीन मौका है। बिकॉज इंडिया ने ये आपको मौका दिया है कि यहाँ पे जंग इस कदर सीरियस हो सकती है, which can be dangerous for the whole world. This is number 1. Number 2, आप अगर चाहें और अपने इतनी कुव्वत जमा कर सकें, ये आई विल लीव टू द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड द एयर स्टाफ, कि आप उनके किसी सेंसिटिव एरिया पे एक रैपिड अटैक करके कुछ एरिया उनका काबू करें और पोजीशन ऑफ बारगेन में है। तीसरी चीज़, आप अपनी फॉरेन पॉलिसी में पानी का इशू ऐड करें। आप कहें कि अगर पानी किस बंद करने की इंडिया ने कोशिश की तो हम ये इकदाम उठाएंगे। डू नॉट बैंक ऑन दिस थर्ड, ये अपना जो वर्ल्ड बैंक एंड UN एंड दीज एजेंसीज, ये क्राइसिस में कभी कमज़ोर का साथ नहीं देती, वरना आप इम्प्लीमेंट करवा लें UN रेजोल्यूशन 1948 का जो है और कश्मीर आप नहीं करवा सकते, बिकॉज ताकतवर इनकी बात नहीं मानता। और अब इंडिया उस पोजीशन में अपने आप को समझता है कि वो ये बातें ना माने किसी की। सालिसी पे उसने सारों को इनकार कर दिया है। कोई किसी को इस काबिल नहीं समझता जो इंडिया पाकिस्तान की सालिसी करवाए, वो खुद अपना डिफाइन करता है। तो आप कहें कि अगर पानी हमारा बंद हुआ तो हम आपके एक हाई वैल्यू इकोनॉमिक टारगेट, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, कांडला कॉम्प्लेक्स है जामनगर के पास, वहाँ 90s में 65,000 करोड़ से उन्होंने ऑयल फैसिलिटी बनाई है। इंडिया का 35% ऑयल वहाँ से आता है, पाकिस्तान के मिराजिस की रेंज में है, और अब तो और भी ज्यादा वो आपके नजदीक है। आप ऐसी जब तक धमकी नहीं देंगे, आर्म ट्विस्टिंग नहीं करेंगे, इंडिया इस वक्त जनूनियों के हाथ में है, उनकी लीडरशिप पागल है, वो कोई रैशनल, कोई समझदारी की बात नहीं सुनना चाह रहे। डोंट बैंक ऑन एनी थर्ड कंट्री टू कम टू योर हेल्प। ये तीसरा के बाद चौथा पॉइंट रही है, रिविजिट योर फॉरेन पॉलिसी विद दिस उम्मा।
उम्मा में कौन आपके साथ खड़ा है? आपने 67 वॉर में इनके लिए हिस्सा लिया, 73 में अपनी जानें खतरे में डाली, आपने 5-6 ममालिक के लिए किया। क्या कोई इनमें से आएगा पाकिस्तान के लिए लड़ने के लिए, पाकिस्तान को हेल्प करने, या एटलीस्ट खुले मुंह से इंडिया को कंडेम करने? देखिए, ये हमारी बेवकूफ़ी है कि हमने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को नहीं समझा, हमने समझा आइडियोलॉजी के बेसिस पे दोस्त बनते हैं और वो आपकी मदद करते हैं। ऐसा नहीं होता। तो इसलिए आपके लिए फॉरेन पॉलिसी को असेस करने का बहुत बेहतरीन मौका आ गया है। क्राइसिस में ही आपको अपने और गैरों का पता चलता है। आप इस क्राइसिस में गवर्नमेंट के लिए अंदर मुल्क के अंदर डोमेस्टिक लेवल पे बहुत कुछ करने को है। ये नेशन बिल्डिंग करे, ये इंटर प्रोविंशियल हार्मनी की बात करें, ऐसे इश्यूज ना उठाएं गलत टाइम पे जिससे सूबों में नाराजगी पैदा हो, या ऐसी कोई स्टेटमेंट्स ना दें। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, अभी सब मेहमानों से हम ये जान रहे थे कि पाकिस्तान का रिस्पांस मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए। आपकी राय इस पर क्या है? क्योंकि रिस्पॉन्ड तो पाकिस्तान करेगा और ऐसा करेगा कि वो सरप्राइज करेगा इंडिया को, लेकिन वो क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? नंबर एक तो ये है कि कौमी यकजहती, कौम अगर इस वक्त पूरी तरह साथ खड़ी है फ़ौज पाकिस्तान के, इसमें हुकूमत का कोई कमाल नहीं है। कौम पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ी है, इस हुकूमत की वजह से नहीं खड़ी। उनको ये एक कदम उठाने की जरूरत है और ये मैंने अभी तक किसी हुकूमती ज़ामा से बात नहीं सुनी। नंबर 2, आपको पता है कि आपकी इकॉनमी कमज़ोर है। उस कमज़ोर इकॉनमी के दरमियान साथ ही हमने जंग लड़नी है। नंबर 3, हर आदमी उठता है, उठ के फौरन शुरू हो जाता है कि हम न्यूक्लियर बम मार देंगे। तो भाई खुदा का खौफ करें, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? पागल है हम लोग की। पाकिस्तान की जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है वो अलहमदा इतनी मजबूत है कि न्यूक्लियर तक आने में टाइम लगेगा उसको। तो ये बात भी मैं सुनना चाहता हूँ अपने जो पॉलिटिकल लीडरशिप है कि आप फौरन जब न्यूक्लियर की बात करते हैं तो एक टोटली दुनिया सारी आपके तरफ और तरीके से देखना शुरू कर देती है। तो ये भी हमें समझने की जरूरत है। नाउ कमिंग ऑन टू रिस्पॉन्स, देखिए देयर 9 ways to, there are many ways to skin a cat and we have to skin this cat। अगर हम नहीं करेंगे तो ये आगे बढ़ेगा इससे। और हमें इसकी फिक्र क्यों है कि भाई ये अगर एस्केलेट होगा तो दुनिया में कहेगी। हमें दुनिया ने आज तक भारत को कंडम किया किसी ने? किसी मुल्क में बता दें कंडम किया किसी ने? आपने जो हमारे सो कॉल्ड ब्रदर इस्लामिक कंट्रीज है उनमें किसी ने कंडम नहीं किया उससे। वो बहुत मुझे लेक्चर दे रहे हैं कि आप स्पिन शो करें। एनीवे, आबिद राव साहब, आपकी राय क्या है इस पे? सर देखिए, लैक ऑफ डिसीजन इज नॉट ए गुड थिंग इन क्राइसिस। आपको फैसला करना पड़ता है, वो सही है गलत है वो हिस्ट्री साबित करती है। आप स्ट्रेट अवे, मैं ये एग्री करता हूँ जनरल मुस्तफ़ा से कि ये हर हमारा लीडर जो सो कॉल्ड या कोई पॉलिटिशियन है वो न्यूक्लियर की बात करता है कि हमने शब रात के लिए रखे, हमने पटाखे नहीं फोड़ने। उधर से भी बयान आते हैं कि हमने होली के लिए नहीं रखा। ये मेरे नज़दीक गैर जिम्मेदाराना है, एकदम वो नहीं जाएगा। आप एटलीस्ट एक पॉलिसी स्टेटमेंट तो दें कि किसी बहाने आपने उनके इकोनॉमिक टारगेट्स को एंगेज करना है। आपने मिसाइल्स का 400 किलोमीटर का किया, 60 किलोमीटर का किया, पाओ वाले बॉम्ब्स का हमारे एक गवर्नर साहब यहाँ फरमा रहे थे। द क्वेश्चन इज, ये इतने लाइट इश्यूज नहीं हैं। आप कहें अल्टीमेटम देखें, अगर 24 घंटे में ये नहीं रुका तो द फर्स्ट मिसाइल विल फाइंड इट्स वे टू द टारगेट। चाहे वो कोई उनका इकोनॉमिक टारगेट है, चाहे उनका कोई और स्ट्रेटेजिक टारगेट है, कोई ब्रिज है, कोई रेलवे स्टेशन है। तो उसमें आप ये ना कहें कि हम ये औरतों को नहीं, हम वे नॉट टारगेटिंग वेमेन और द नॉन कॉम्पिटेंट्स। उसके बावजूद आप ये काम करते हैं। अब वो अगर आपकी बात को सीरियसली लेगा टू बिगिन विद, तो ही विल रिस्पॉन्ड। आप कुछ तो कहें ऐसा। आपने जो करना है, आप सीधा इंडियन उसको एड्रेस करें। आप अपनी पब्लिक को खुश ना करें। पब्लिक आपकी खुश होगी जब आपका अमल नजर आएगा। और इंडिया का रिजॉल्व आप इस वक्त देख लीजिए कि बहुत कमज़ोर है। उनके 5 जहाज एक रात में गिरे, उसके बाद उन्होंने एयरफोर्स को जिक्र करना छोड़ दिया है, उसको पीछे कर लिया है। 2019 जी जब देखिए, और ऊपर तो होता है वॉर में, 2019 के बाद उनको हिम्मत नहीं हुई पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने को, एक अभिनंदन का एक जहाज गिरने पे। तो कहने का मकसद ये है, मोरल उनका भी डाउन हो सकता है, वो भी कम हिम्मती का फैसला, हमारे किसी एक्शन में वो भी हो सकता है फैसला बदल ले। लेकिन हम किसी चीज़ के इंतज़ार में अगर हैं कि जी अमेरिका के करवा देगा,
मतलब आउट ऑफ 192 कंट्रीज सिर्फ 3 मुल्क हैं जिनकी थोड़ी बहुत सुनते हैं, अमेरिका है, रशिया है और थोड़ा सा चाइना का, बिकॉज बिजनेस पार्टनर है। हमने खुद ही एज्यूम कर लिया कि इधर उसने इंडस का पानी रोका तो उधर वो ब्रह्मपुत्रा का चाइना रोक देगा। ये वही 6th फ्लीट वाला का किस्सा है, 6th या 7th फ्लीट 71 में आना था, वो भी हमारे लोगों की गलत अंडरस्टैंडिंग थी कि वो आना ही नहीं। तो इसलिए हम अपनी जंग खुद लड़ेंगे और उसके लिए लीडरशिप हैज टू बी रेडी, बी एबल टू डू दैट। उनमें सलाहियत होनी चाहिए, कौम नेशन बिल्डिंग करे। पहला कदम तो मैं कहता हूँ आप ऑस्टेरिटी, बिकॉज इस कौम को एक एक पैसा बचाने की ज़रूरत है। आप अपने अयाशियाँ, मतलब बड़े बड़े डेलीगेशन उम्रे के नाम पे जाते हैं, बेलारूस कौन कौन गए थे, ये सारी दुनिया को नज़र आ रहा है। आपको बाहर के सऊदी अरेबिया में एक ने पूछा था कि आप इतने अयाशी के साथ इधर आए हैं और पैसे मांगने आए हैं, तो ये मैच नहीं करती बात। एंड इट इज़ अ फैक्ट। 15 साल पहले एक कार्टून छपा था कि पाकिस्तान के एक पाँव में दूसरे हाथ में भीख मांगने का कासा है। तो ये ऐसा हो तो इन कौमों की दुनिया में सिर्फ खुददार लोगों की इज्जत होती है, जो किसी पे डिपेंड ना करें, अपना एक रोटी खाएं, आप कम खाएं लेकिन अपना खाएं। ये लीडरशिप से स्टार्ट, ये नीचे से या बिल्कुल सही है। ये ऑस्टेरिटी के मेजर्स लेने होंगे, बिल्कुल सही है। आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब भी आपस में मिले हैं। कितनी अहमियत के हामिल है इन हालात में ये मुलाकात? नवाज शरीफ साहब की बिल्कुल अहमियत की हामिल नहीं है, इसलिए कि उनकी तो अपनी हुकूमत है। अगर कोई उन्होंने फैसला करना होता तो अब तक वो फैसला कर चुके होते। जो कुछ भी अभी तक पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हो रहा है वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, वो नवाज शरीफ साहब की मर्जी से ही चल रही है। इवन कि जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को मतलूब थे, उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत उठ के बरतानिया जाती थी और वहाँ पे उनसे मुशावरत करती थी। तो ये तो वही है, हुकूमत आपस में बैठ के एक दूसरे से मुशावरत कर रही है। इंपॉर्टेंट होता अगर वो दूसरे उन किसी रहनुमा से इंगेज करते कि जो कोई अपोजिशन का है, उससे पूछते कि भाई आपका इस पर क्या है, किस तरीके से हमको एक चीज़ कर सकते हैं। तो इसकी तो एक ये रूटीन की मीटिंग है। आप जो है ना सिर्फ कान खुश करके कि हमारे वज़ीर ख़ारजा कहें कि जनाब ये हो गया, वज़ीर इत्तलात कुछ और फरमाएं, कोई और मोजिस जो है वो लीडर वो कुछ और फरमाए। अब तक जो कुछ हो रहा है वो कौम देख रही है। तो देखिए ना, आपको टिट फॉर टैट कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये कहना कि जनाब हम आगे से बिल्कुल जवाब नहीं देंगे और आलमी दुनिया इसका फैसला करे, आलमी दुनिया ने नहीं फैसला करना, जंग हमारी है, हमने फैसला। लेकिन पाकिस्तान ये चाहता भी तो है ना कि जंग एस्केलेट ना करे, मतलब सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में भी रहे। हम दुनिया को भी बताना चाहते हैं कि हम जंग नहीं चाहते, हम सिर्फ रिस्पॉन्स की हद तक रहना चाहते हैं। नहीं, हम जंग तो नहीं चाहते, लेकिन हम चपेड़े भी तो नहीं सुबह शाम खाना चाहते ना। अब ये क्या नया नॉर्मल है कि वो हमारे आके मदरसों में बच्चों को मारेंगे, मसाजिद पे हमला करेंगे, जब उनका दिल चाहेगा वो 24 मिसाइल मार देंगे, जब दिल चाहेगा वो 12-14 ड्रोन्स भेज देंगे। ये कोई इट्स नॉट अ नॉर्मल, कोई नॉर्मल कंट्री क्या इसको बर्दाश्त कर सकते? हम कतन जंग नहीं चाहते, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान एक जो है कौम है, पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क है। पॉलिटिकल लीडरशिप ने अब तक इसको इतना बर्दाश्त क्यों किया हुआ है? मेरी तो ये समझ से बालातर है। वो अभी तक भी आपको तोफैल तसलियां दे रहे हैं कि जनाब ये कुछ भी नहीं है, तो ये है और वो है, ये ड्रोन्स ट्रॉफी हैं। भाई उन्होंने तो भेजे ही वो ड्रोन्स ऐसे हैं जो आगे खुद गिरेंगे यहाँ पे। जी जनरल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी गुलाम मुस्तफा साहब। देखिए, बहुत तय है, आप अमन कोई आपको भीख में नहीं देगा। हम अगर दुनिया से कह रहे हैं कि अमन लेके आओ बीच में, तो हम अपने आप को कमजोर साबित कर रहे हैं। नंबर 2, ये बड़ा वाज़ेह है, तारीख इसमें गवाह है, मैं नहीं कह रहा, तारीख हमें जो बताती है कि आप ना तो डेस्टिनी से भाग सकते हैं, ना ही आप जंग से भाग सकते हैं। हम एस्केलेशन से डर के चुप करके बैठे रहेंगे। हमारे शहरी शहीद हुए हैं, हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस हुआ है, हमारा नेशनल बॉर्डर दूसरी बार फिर आज उन्होंने क्रॉस किया और पूरे पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस किया उनके बतन ने। हम अगर इसका जवाब देने की सकत नहीं रखते तो फिर मैं बता दें, हमारे पास सकत है इस चीज की, हमारे पास अल्लाह ने ताकत भी दी, हमें हिम्मत भी दी हुई। कौम ने तो पूरी तरह खड़ा होकर बता दिया कि वो आपके फ़ायदे पाकिस्तान के साथ है, वो पाकिस्तान के साथ है ना। फौज में कैसा मसला है? मसला ये है कि जो हमारी जो लीडरशिप जो रोज के हिसाब से अपने बयान दे रही है, उनको कुछ तो सोच के बात करें ना मिलके। रावला साहब का फरमा रहे थे कि अगर दुश्मन कुछ ना करें हम भी कुछ नहीं करेंगे। और इसमें असद साहब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आलमी सतह पे जो हम अपना केस पेश कर रहे हैं, हमारे वजीर दिफा केस वो CNN पे वो जाके उन्होंने फरमाया कि हमने 5 त्यारे मार गिराए और उस एविडेंस किधर है? उन्होंने कहा सोशल मीडिया पे। आज जिस तरह DG साहब ने फरमाया कि एक एक चीज का टेक्निकल डेटा होता है, वो उधर जाके उनको टेक्निकल डेटा बताते, वो तो हमारे पास प्लेटफॉर्म था, वो उधर जाके कह रहे जी सोशल मीडिया जाके आप देख लें। ये आप संजीदगी का आलम देखें ना। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।